हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर श्रीवास्तव स्वागत करता हूं परिचय मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम अर्थव्यवस्था के दूसरे चरण पे हम अग्रसित होंगे। ठीक, इसके पहले जैसा कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे हमने चर्चा कर चुके हैं। ठीक, इकोनॉमिक सर्वे और बजट की तीन लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। इसको आप देखिए, नोटिंग डाउन कीजिए। और इसके लिए डिस्कशन सेशन भी चल रहे हैं, जो कि एक सेशन हो चुका है। आने वाले समय में और भी सेशंस स्टार्ट किए जाएंगे। ठीक, अभी क्या है कि हम पिछले क्लासेस में इंडियन इकोनॉमी का एक ओवरव्यू दिए थे कि हम 20, 23, 24 जो मॉड्यूल्स हैं उनमें चैप्टर वाइज हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक, आवाज़ आ रही है? ओके। 20, 23, 24 मॉड्यूल में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम पहला जो हमारा मेन मॉड्यूल है वो है प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। देखिए, किसी भी देश में जो की अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि देश के जो संसाधन हैं, और संसाधन हमेशा सीमित होते हैं, संसाधन कभी भी असीमित नहीं होते हैं। रिसोर्सेस जो संसाधन है, संसाधन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, भौगोलिक है, पर्यावरण ही है। पर्यावरण आप जानते होंगे 8% बायोडाइवर्सिटी हमारे इंडिया में है। भौगोलिक, हमारे यहाँ जितने टाइप की चट्टानें हैं, जुरेसिक, ट्रायसिक, कैम्बियन, प्री कैम्बियन, ठीक है, ओल्गोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लेस्टोसिन, जितने टाइप के आप रॉक्स देख लेंगे, जितने टाइप की आप कल्चरल डाइवर्सिटी देखेंगे, हर टाइप के संसाधन आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। बट इन संसाधनों का हम किस हिसाब से यूज करें कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर कर सके। ठीक, नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो सके और उद्योगपति ज़्यादा से ज़्यादा विनिर्माण और आर्थिक गतिविधि के द्वारा देश के जीडीपी के ग्रोथ में योगदान दे सकें। इसके लिए हमें एक योजना की ज़रूरत होती है, प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ठीक, प्लानिंग कमीशन का यही उद्देश्य रहा है। ठीक, ये ऐसा नहीं है कि प्लानिंग कमीशन अभी 1950 से जब भारत आज़ाद हुआ है, ठीक, संवैधानिक तौर पे 1950 में, 1947 में तो हमने औपनिवेशिक शासन से, व्यवस्था से आज़ादी मिली, अंग्रेजी अधिपत्य से आज़ादी मिली। बट 1950 में हम गणतांत्रिक रूप से स्वतंत्र हुए, हमारा संवैधानिक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, हमारा संविधान डेवलप हुआ। और 1950 से अब तक, अब भी जहां हम आज खड़े हैं वहां तक हमने प्लानिंग कमीशन से 5 ईयर प्लान के हिसाब से हमने अपनी प्लानिंग करते रही। उसके पहले भी मोचगुंडम विश्वरैया साहब थे, डॉक्टर एम विश्वरैया, ठीक, जिन्होंने कर्नाटक में मैसूर में मॉडल दिया था। बेंगलोर शहर उनके द्वारा ही इस्टेब्लिश किया हुआ है। भाखड़ा नागल बांध, श्रीशैलम, शिव समुद्रम, जितनी भी बड़ी बड़ी परियोजना आप देखेंगे, ये सभी परियोजना ये बहुत बड़े सिविल इंजीनियर थे, इनके द्वारा डिज़ाइन की गई थी। तो इनकी एक बुक थी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इस पे इन्होंने इसके बारे में लिखा था। उसके बाद कांग्रेस प्लान आया 1938 में, उसमें एक साइंटिफिक काउंसिल थी। उसके बाद बॉम्बे प्लान आया, गांधीवादी प्लान था, जन प्लान था, सर्वोदय प्लान था। डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लान बिफोर 1950 भी आ चुके हैं। ठीक, तो आज हम बात कर रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन, जो प्लान्ड इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, ऐसी हम बात क्यों करना शुरू किए। देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारे देश में करीब 18% लोग, जनसंख्या जो है वो रहती है वर्ल्ड की। मतलब आप कह सकते हैं 138 करोड़ जनसंख्या हमारे देश में रहती है, इतनी हमारी पॉपुलेशन है। ठीक, और हमारी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी में अगर शेयर देखा जाए तो 3% ऑफ जीडीपी ऑफ वर्ल्ड हमारा इकोनॉमी में शेयर है। ओके, अब ये 3% ऑफ जीडीपी, क्या ये टोटल 138 करोड़ को के लिए सफिशिएंट नहीं है? ये सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल 40 से 45 करोड़ को ही हम सस्टेन कर सकते हैं, उन्हीं का ही हम सतत समावेशी विकास कर सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि इन 138 करोड़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी जीडीपी की रेट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, जो कि 3%, ये 3% भी नहीं है, ये मतलब ये जानिए 2.6% है। ठीक, तो अभी इसीलिए जो वर्तमान सरकार है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है, क्योंकि जब आप जीडीपी बढ़ाएंगे, जब जीडीपी का आकार बढ़ेगा तो जीडीपी के आकार बढ़ने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ेगा, और इस हिसाब से पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या होगी? बढ़ेगी। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, कौन कौन सी प्रॉब्लम है? हंगर, भुखमरी है, ठीक, माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण, ठीक, पावर्टी, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट, ये सभी क्या हो जाएगी?
ये सभी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, पूर्णतया नहीं पर धीरे धीरे पूर्णतया की तरफ हम अग्रसित हो जाएंगे। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि यूएसए में आप देखेंगे कि यूएसए में करीब करीब ज़्यादा लोग नहीं रहते। यूएसए की आबादी आप देखेंगे तो करीब करीब 35 करोड़ है, और वहाँ टोटल 35 करोड़ आबादी के लिए 21 ट्रिलियन डॉलर आपकी वहाँ पे जीडीपी का देखेंगे 24% ऑफ जीडीपी, वर्ल्ड जीडीपी है। आर्थिक संसाधन, ये संसाधन की बात हम कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपका संसाधन है, संसाधन, और ये है क्या, पॉपुलेशन। ये है आपका पॉपुलेशन, तो ये है आपका पॉपुलेशन और ये है आपका संसाधन। तो 21 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, 24% ऑफ जीडीपी, 34 से 35 करोड़ के लिए। तो इसीलिए आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न देश है यूएसए। वहीं अगर आप जापान की बात कर लीजिए तो जापान की पॉपुलेशन करीब आप देखेंगे तो 12 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, 12.5 करोड़ के करीब, और इनकी जो इकोनॉमी है वर्तमान में 5 ट्रिलियन डॉलर। वहीं जहां के लिए हम 2024 तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, और ये जर्मनी का देखिए तो 8.5 करोड़ जनसंख्या है करीब करीब, और वहाँ पे अगर ट्रिलियन डॉलर में देखा जाए तो 3.8 ट्रिलियन डॉलर आपकी इकोनॉमी है। ठीक, तो अब ये बताइए, हमारी केवल 3% शेयर है जीडीपी का पूरे वर्ल्ड के, और हमको 100 जो कि 40 से 45 करोड़ के लिए है, तो हमें 138 करोड़ को भूख से, कुपोषण से, गरीबी से और बेरोजगारी से हटा करके उन्हें जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 जो कहता है कि लाइफ विद डिग्निटी, अगर वो देना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे बेसिक चीज़ है कि हमें अपने जीडीपी का आकार बढ़ाना पड़ेगा। जब जीडीपी का आकार बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तब ये सभी जो प्रॉब्लम है वो सभी प्रॉब्लम क्या होंगी, वो सभी प्रॉब्लम रूल आउट होंगी। ठीक, तो ये भारत की अर्थव्यवस्था में ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था का क्या नज़रिया है। जैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था की अगर बात करेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था तो इसमें देखिएगा कि जो अगर ग्रामीण एरिया में देखिए तो ग्रामीण एरिया में करीब 68% लोग रहते हैं। ठीक, और शहरी एरिया में करीब कितने लोग रहते हैं, 32% लोग रहते हैं। और वहीं जीडीपी में अगर शेयर देखिएगा तो जीडीपी में 12% इनका शेयर है और जीडीपी में इनका 88% शेयर है। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या डेवलप हो रही है, एक असमानता डेवलप हो रही है। ये असमानता क्यों हुई, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे जो विकास होना चाहिए, जो डिमांड थी, उसकी पूर्ति नहीं हुई। लगातार प्लानिंग कमीशन जो पहले 5 ईयर प्लान था वो पूरे देश के को एक इकाई मानते हुए देश के लिए सुनियोजित तरीके से प्लान करते हुए कार्य करता था। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि क्षेत्रीय असंतुलन डेवलप हुआ। देखिए, जैसे कि अगर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, वो वहाँ पे देखेंगे तो वो एक शीत मरुस्थल टाइप का एरिया है। वहीं जैसलमेर भी बालू रेगिस्तानी मरुस्थल है। महाराष्ट्र में जाइएगा स्ट्रक्चर अलग है। उत्तर पूर्वी जो बिहार है सबसे गरीब, इकोनॉमिक सर्वे में भी है, ये पूर्वी जो पूर्णिया वाला, चंपारण वाला जो एरिया है, ठीक है, सॉरी पूर्णिया वाला एरिया। ठीक, तो ये इस साइड जो उत्तर पूर्वी बिहार है वो काफ़ी गरीब एरिया है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि अगर बिहार है तो बिहार को ही एक पार्ट में ले सकते हैं, वो जियोग्राफिकली भी डिफरेंट है। उत्तर पूर्वी बिहार अलग है, ठीक, नॉर्दर्न बिहार अलग है, ईस्टर्न बिहार अलग है। सेम वहीं यूपी में देखिए तो वेस्टर्न यूपी ज़्यादा डेवलप है इन कंपेरिजन टू द ईस्टर्न यूपी के लिए। तो क्या है, क्षेत्रीय असमानताएं हैं ये। तो क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार अगर पूर्ति करते हुए प्लानिंग बनाया जाए तो ये असमानताएं दूर हो सकेंगी। ठीक, तो भारत की अर्थव्यवस्था में जैसा कहा गया कि राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन है, राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन 1 कंप्लीट हो गया, राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम। जल जीवन मिशन 2024, जल जीवन मिशन 2025 शहरी, ठीक है,
उसमें कह रहे हैं सबको पानी देंगे, 2.86 करोड़ घरों में पानी नल के द्वारा पानी प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा 2022 तक सौभाग्य, सबको बिजली, 2022 तक सबको आवास, 2023 तक ब्रॉड ये जो आपका भारत नेट परियोजना के तहत कही गई थी, सबको नेट देंगे, इंटरनेट 1 Gbps स्पीड है, 1 Gbps स्पीड के हिसाब से देंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब आवास हो गया, रोटी कपड़ा मकान का एक तरह से बात कर लिया जाए, तो ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए सरकार को संसाधन चाहिए। संसाधन क्या है? लिमिटेड है, स्केयर रिसोर्सेज हैं, और स्केयर रिसोर्सेज का हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। और वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए जब भी आप रिसोर्सेज सीमित हों और उनका यूटिलाइजेशन बेहतर तरीके से करना हो, तो आपको क्या होना चाहिए? नियमबद्ध होना पड़ेगा, अनुशासित होना पड़ेगा। और अर्थशास्त्र है क्या? शास्त्र क्या है? थ्योरी है। अर्थ मीन्स संसाधन, तो थ्योरी ऑफ द रिसोर्सेज, अर्थशास्त्र। व्हाट इज द अर्थशास्त्र? तो अगर अर्थशास्त्र की बात कहा जाए तो अर्थ एंड शास्त्र, देख अर्थ का मतलब होता है मुद्रा, मुद्रा या फिर संसाधन। आप संसाधन पकड़ के चलिए, संसाधन मीन्स रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज, एंड शास्त्र मीन्स होता है थ्योरी। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ द रिसोर्सेज एंड द थ्योरी ऑफ द रिसोर्सेज एंड थ्योरी ऑफ रिसोर्स। और कोई भी थ्योरी अकेले नहीं होती है। थ्योरी क्या होता है? नियमों का समुच्चय होता है, नियमों का संकलन होता है इस थ्योरी में, ठीक। अब ये थ्योरी कौन सी हो सकती है? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, लेबर इंसेंटिव, कैपिटल इंसेंटिव, पीपीपी मॉडल, एलपीजी मॉडल, ये जितने भी हैं ये सभी थ्योरी हो सकते हैं। थ्योरी क्या कौन हो सकती हैं? देखिए, एक कैपिटलिस्ट अप्रोच हो सकता है, ठीक है, सोशलिस्टिक अप्रोच हो सकता है, ठीक है, लेबर इंसेंटिव, पीपीपी मॉडल, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, एलपीजी, ठीक, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के मॉडल, ठीक। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉडल हो सकते हैं। ये मॉडल क्या है? ये थ्योरी है। इन्हीं थ्योरी क्या है, इन थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंट रूल्स बनाएंगे। और ये अर्थशास्त्र क्या है? इन्हीं थ्योरी ऑफ रिसोर्सेज, इन संसाधन को यूज करने का तरीका है। पूंजीवादी राज्य में अलग हैं, समाजवादी राज्य में अलग हैं, लेबर इंसेंटिव मॉडल अलग है, पीपीपी, एलपीजी। और हमारा देश क्या है? मिश्रित है। मिश्रित मीन्स मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट मॉडल क्या कहते हैं? जब भी आप कैपिटलिस्ट मॉडल की बात करते हैं तो कैपिटलिस्ट मॉडल आपके लिए क्या मतलब, क्या कॉन्सेप्ट रखता है? देखिए, इस पे हम आएंगे। इसके पहले हम आपको ये बता दें कि जो प्राचीन काल में ये जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की अगर हम बात कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे बताते हैं आपको कैपिटलिस्ट मॉडल क्या होता है। कैपिटलिस्ट मॉडल की क्या करता है? उत्पादन पे जोर देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होना चाहिए, ठीक है। जब उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा? लाभ भी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा तो फिर लाभ भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा होगा। देखिए, जगह नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा। थ्योरी में डिफरेंट टाइप ऑफ द थ्योरी का जो अप्रोच है वो डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी मॉडल ये क्या कहता है? पूंजीवादी ये कहता है ये कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें उत्पादन करना है। जब हम उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो फिर हमें लाभ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा, ठीक। तो वो हमेशा लाभ पे बेस्ट काम करता है पूंजीवादी मॉडल से। अब इस उत्पादन के लिए हमें क्या चाहिए? संसाधन चाहिए, मटेरियल चाहिए, तभी तो सामानों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकेंगे। और ये संसाधन के लिए कॉलोनाइजेशन डेवलप हुआ, ठीक है। उपनिवेशवाद, नवनिवेशवाद, उपनिवेश, नवनिवेश, ये सब चीज़ें डेवलप हुई क्योंकि इन्हें संसाधन बाहर से जुटाना था। जैसे आप देखेंगे कि अंग्रेज़ थे वो टोटल 54 देशों में उपनिवेश अपने स्थापित किए थे। फ्रेंच अगर देखेंगे तो फ्रेंच टोटल 32 देशों में उनके उपनिवेश थे, ठीक। पुर्तगालीज की देखेंगे तो 9 देशों में उपनिवेश थे। डच के देखेंगे तो 13 देशों में उपनिवेश थे। तो ये इनके उपनिवेश थे। उपनिवेश का मेन उद्देश्य क्या था? कि संसाधन, हमारे से कच्चा माल ले जाते थे और कच्चा माल ले जा करके अपने यहाँ उत्पादन करते थे और फिर ये हमारे यहाँ एज ए बाजार की तरह से भी यूज करते थे, तो इनको लाभ होता था, ठीक। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और वेस्टर्न फिलॉसफी क्या कहती है? बाजार। ये पूरी दुनिया बाजार है, बाजारवाद का कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो यहाँ इसके पीछे मेन बेसिक डिफरेंस ये है, कैपिटलिस्टिक अप्रोच का ये कॉन्सेप्ट होता है पूंजीवाद का। अब सोशलिस्ट का अगर अप्रोच करेंगे तो सोशलिस्ट क्या कहता है? सोशलिस्टिक अप्रोच अगर आप देखेंगे, समाजवाद, सोशलिस्टिक अप्रोच में अगर आप जाएंगे
समाजवाद में जाएंगे तो समाजवाद क्या कहता है? समाजवाद कहता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो, कल्याण की बात करता है। किसकी बात करता है? वेलफेयर की बात करता है कि वेलफेयर की वर्क का जो सामान का संसाधन का डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से हो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? वेलफेयर हो। और गवर्नमेंट किसकी बात करता है? वेलफेयर की बात करती है, ठीक। पर प्रेजेंट टाइम में तो अब ग्लोबलाइजेशन का युग है। इस युग में टोटल हम समाजवाद के हिसाब से नहीं चल सकते, तो हमने क्या अपनाया? मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब हम कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, मतलब प्राइवेट और निजी क्षेत्र दोनों को साथ, प्राइवेट और निजी और साथ में सामाजिक जो आपके सरकारी क्षेत्र हैं, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र, इनको ले करके चल रहे हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों को लेके चलते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं, ये हुआ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हम क्या बात करते हैं? अर्थ मतलब होता है संसाधन। आपको हमेशा रिसोर्स पकड़ के चलना है। हमेशा आप किसकी बात करेंगे? रिसोर्स की बात करेंगे। थ्योरी ऑफ द रिसोर्स। अर्थशास्त्र क्या है? कोई भी पूछे तो क्या कहना है? सिद्धांत, संसाधन का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिसोर्स है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि ये देखिए, ये जो अर्थशास्त्र वर्ड है इकोनॉमिक्स, ये आया कहाँ से है? इकोनॉमिक्स, जिसे प्राचीन काल में क्या था कि दो ही तो टोटल सिविलाइजेशन थी। एक थी ग्रीक और दूसरी क्या थी? ग्रीक जो कि यूनान में थी, और दूसरी थी रोमन। रोमन कहाँ था? इटली में था। तो ये जो इकोनॉमिक्स से ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है ओइकोस और एक नॉमोस। ये दो वर्ड से मिलके बना है, ओइकोस और नॉमोस। ओइकोस का मतलब होता है नामोस। नामोस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रूल। और ओइकोस का मतलब होता है हैबिटाट। हैबिटाट, ये दिख नहीं रहा होगा, ओइकोस एंड ये नामोस। तो ये जो है रूल ऑफ हैबिटाट, घर का नियम। घर का नियम, देखिए घर में क्या था? घर को भी चलाने के लिए संसाधन की ज़रूरत होती है, तो घर में भी सामान संसाधन सीमित होते हैं, तो उनका सुनियोजित ढंग से नियमपूर्ण तरीके से यूज करना, इस हिसाब से प्रबंधन करना कि सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और दैनिक कार्यकलाप में कोई बाधा ना हो। तो उसके लिए एक नियम की बात हुई, तो उसके लिए घर का नियम, और यही घर का नियम बाद में समाज का नियम बन गया और बाद में देश का नियम बन गया, और यही देश का नियम फाइनली इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स दैट इज़ ग्रीक वर्ड ओरिजिन है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें तो अर्थशास्त्र में हमेशा हम बात करते हैं किसकी? सीमित संसाधन की। देखिए संसाधन कभी भी क्या होते हैं? संसाधन कभी भी असीमित नहीं होते हैं। एक तो ये बात हुई। अर्थशास्त्र में कभी भी जो संसाधन क्या है? वो स्केयर रिसोर्सेज हैं। जब स्केयर रिसोर्स रहेंगे, स्केयर रिसोर्सेज मीन्स सीमित संसाधन, जब सीमित संसाधन रहेंगे तो इन संसाधन का हमें, देखिए डिफरेंट लोगों को डिफरेंट यूज करना है। जैसे अगर एक सिटीजन, अगर आप देखिए नागरिक को, तो नागरिक क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाभ हो और यूज कर सके, ठीक। गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो गवर्नमेंट का क्या यूज है? गवर्नमेंट चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो, लोगों का वेलफेयर मैक्सिमम हो, ठीक। और यहीं अगर उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, वो क्या चाहेंगे? वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की बात करेंगे, ठीक। और हमारा रिसोर्स क्या है? वो हमें स्केयर है, संसाधन जो है वो हमारा सीमित है। सबकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं, चाहे सिटीजन की बात कर लीजिए, गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, या फिर उद्योगपति की बात कर लीजिए, ठीक। तो जैसे आर्टिकल 51 क्या कहता है? आर्टिकल 51 यही कहता है ना कि हमें पूरी दुनिया एक परिवार है, ठीक, वसुधैव कुटुंबकम। और वेस्टर्न क्या कहता है? वेस्टर्न हमेशा कहता है कि वेस्टर्न बाजार, पूरी दुनिया बाजार है। आर्टिकल 253 क्या कहता है? कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने में राज्य की ये जिम्मेदारी है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में पूर्णतया सहयोग दे। आर्टिकल 253। आर्टिकल 297 क्या कहता है? कि अंतर्राष्ट्रीय संधि में मानवतावाद हमें लागू करना है, ठीक। तो ये अगर बात कीजिए आर्टिकल 51, आर्टिकल 253, आर्टिकल 297, तो ये सबका रिसोर्स, सबकी अपनी क्या है? अपनी अपनी थॉट है, सबकी अपनी अपनी बात है। तो
इसी के लिए देखिए कि अंत्योदय योजना लाया गया। अंत्योदय योजना ये सबसे बेहतर योजना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की योजना थी। 1970 में इंदिरा गांधी जी ने भी इसको अप्रिशिएट किया था, बट उस समय के कारण ऐसे थे, सरकार अलग था, उनकी विचारधाराएं अलग थी, इस कारण से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो गए। जनरली जो जैसे जयप्रकाश नारायण जी हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, ये सभी जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हैं, विनोबा भावे हैं, इन सभी लोग का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, ये किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं होना चाहिए। विचारधाराएं जो हैं वो डिफरेंट पार्टीज़ को एक्सेप्ट करते हुए उसे आगे कैरी ऑन करना चाहिए। इसीलिए जो नीति आयोग, जो न्यू इंडिया मॉडल है, वो उस पर आप क्रिटिक्स नहीं कर सकते। आप बताइए कोई उसमें एक कमी हो। हाँ, वो एक दीर्घकालिक परियोजना है, उसमें टाइम लग सकता है, टाइम बीइंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, बट उस पर क्रिटिक्स नहीं है। देखिए क्यों? क्योंकि वो 5 लोगों की विचारधाराओं से लेके है। तमिल कवि तिरुवल्लुर, ठीक, असम के विचारक हैं शंकर देव, विवेकानंद जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और पांचवा आप लोग बताइएगा, ठीक। तो इतने ये 5 विचारकों को लेकर के उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, तब जा कर के आज ये हमें और गांधी जी 5वें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। तो इनके 5 लोग के कॉन्सेप्ट्स को, 5 लोग के विचार को लेकर के नीति आयोग बना है, न्यू इंडिया मॉडल बनाया गया है, ठीक। चलिए इस पर भी हम बाद में आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सभी चीज़ें हमारी जो अंत्योदय योजना थी और जो मोदी सरकार की 5 पिलर, 5 लोग के पे मॉडल है, 5 पिलर मॉडल है, न्यू इंडिया मॉडल। तो ये सभी क्यों, ये सभी मॉडल क्या है? ये सभी मॉडल इसीलिए है बनी है क्योंकि जो स्केयर रिसोर्सेज हैं, इन स्केयर रिसोर्सेज का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, ऑप्टिमम वेलफेयर कर सकें, ऑप्टिमम रूप पे GDP बढ़ा सकें, ठीक। महालनोबिस जी का मॉडल था, बात कर रहे हैं तो यहाँ बात ही कर ले रहे हैं, इसको मिटा दिया जाए। देखिए महालनोबिस जी का जो मॉडल था वो पूर्णतया सार्वजनिक नहीं था। प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत वहीं हो गई थी। वहाँ पर वो मॉडल इसलिए फेल हो गया क्योंकि वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन जो निजीकरण था उसको बांध दिया गया था, वो 20% के दायरे में बांध दिया गया। महालनोबिस, प्रशांत महालनोबिस जी थे, इनका मॉडल था सेकेंड 5 ईयर प्लान में, सेकेंड 5 ईयर प्लान में। ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, इसमें इन्होंने कहा कि 80% इसका है। हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण को इन्होंने सपोर्ट किया था, और जो निजी क्षेत्र थे, निजी क्षेत्र का योगदान 20% था। मतलब इसकी जो थी उन्होंने सीमा को बांध दिया था, और यही इसके फेल्योर का कारण भी बना, ठीक। तो यहाँ 20% प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण महालनोबिस जी के काल में ही हो गया था, ठीक। उसके बाद मनमोहन सरकार ने ये कहा है कि मनमोहन सरकार जब ये उनका रिजिम एंड हो रहा था तो इन्होंने खुद कहा कि हम प्रेजेंट टाइम में 94% निजीकरण की तरफ बढ़ चुके हैं, और बचा कुछ मोदी सरकार ने 2% और प्लस कर दिया है। तो टोटल वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में हम 26% निजीकरण की तरफ हैं। तो एक तरह से हम देखें तो मिक्स्ड नहीं है। अब ये मिक्स्ड जो है, क्योंकि इसके बारे में कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर नहीं है, हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के इस युग में है। देखिए LPG क्या है? LPG इसके बारे में अभी हम बताएंगे, पहले ये टॉपिक सेक्वेंसली बढ़ते हैं। नियमों का सरलीकरण है, ठीक है। लिबरलाइजेशन इज द उदारीकरण, नियमों का सरलीकरण, ठीक। प्राइवेटाइजेशन मीन्स होता है आंतरिक नियमों का सरलीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब विश्व रूप पे, वैश्विक पटल पे जो नियमों का सरलीकरण है, इसे कहते हैं LPG, ठीक। तो अब यहाँ तक अब बात हुई। अब बात करते हैं कि ये अमर्त्य सेन जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अमर्त्य सेन जी, क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो अमर्त्य सेन साहब हैं, इनको नोबेल प्राइज़ किस लिए मिला था? किस लिए मिला था? इनको मिला था वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। इनका ये कहना है कि जो गरीबी है वो गरीबी इसलिए नहीं है क्योंकि संसाधन नहीं है, गरीबी इसलिए है क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है। उनका कहना है कि संसाधन तो है पर अभाव किसका है? क्षमता का अभाव है। ये किसका कहना है? ये कहना है अमर्त्य सेन जी का। इनको नोबेल प्राइज मिला है वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब क्षमता बढ़ाना है, तो क्षमता बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, जब आप क्षमता बढ़ाना होगा तो पहले आप क्या देंगे? ज़्यादा से बेहतर एजुकेशन इम्प्रूव करेंगे। जब एजुकेशन लेवल इम्प्रूव होगा आप हेल्थ इम्प्रूव करेंगे,
हेल्थ लेवल इम्प्रूव होगा तो क्या होगा, जो माल न्यूट्रिशन है वो ख़त्म होगा, एजुकेशन बढ़ाएगा, तो देन फाइनली स्किल डेवलप होगी, और स्किल होगी एंड ट्रेनिंग होगी, मतलब कौशल और दक्षता। तो इससे फाइनली क्या होगा, देश में क्या होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप होगी, और हम फाइनली एक टर्सरी सेक्टर की ओर विकसित होंगे। देखिए विकसित होने का मतलब क्या है कि हम प्राइमरी सेक्टर से अब हटते हैं, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी अब हमें किस तरह होने लगती है, सेवा क्षेत्र की ओर होगी, या फिर टर्सरी सेकेंडरी सेक्टर की होगी। ठीक, तो विकसित जितने भी राष्ट्र हैं, वर्तमान में टोटल विकसित राष्ट्र 38 हैं, उनका एक संगठन है OECD, उस पर भी अभी आते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था, अब ये तो बात हो गई इकोनॉमिक्स की, टोटल अभी हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें, अर्थशास्त्र की। हम अर्थव्यवस्था की अभी बात ही नहीं शुरू की हैं, ओके। और ये अर्थशास्त्र की बात हम क्यों कर रहे हैं, सब बात हमारी हो रही है कि ये जो संसाधन है, इन संसाधन का हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज कर सकें, और इन मैक्सिमम यूज करते हुए फाइनली, और मैक्सिमम यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी कोई चीज़ें सीमित है तो हम प्लान करेंगे। इसीलिए हमने आज जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया है वो प्लानिंग से स्टार्ट किया है, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था मतलब क्या, इकोनॉमी। देखिए अर्थ का मतलब, जैसे हमने बताया, हमेशा आप संसाधन पकड़ के चलिए, रिसोर्स। अर्थ का मतलब क्या है, रिसोर्स, ठीक। और व्यवस्था का मतलब क्या है, व्यवस्था मतलब प्रणाली, कोई प्रणाली हो या फिर प्रबंधन, मैनेजमेंट। तो अर्थव्यवस्था क्या है, संसाधनों का प्रबंधन। इस हिसाब से आप लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था संसाधनों का प्रबंधन है, ठीक। अब अर्थव्यवस्था, एक चीज़ और इसमें छूट गई थी, तो अर्थव्यवस्था संसाधनों का प्रबंधन किस हिसाब से करेंगे। देखिए अर्थव्यवस्था में कई चीज़ आती हैं, जैसे डिफरेंट सेक्टर, चाहे जो भी सेक्टर हो, जैसे प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्सरी सेक्टर हो, ठीक है, क्वाटरनरी सेक्टर हो, क्वार्नरी सेक्टर हो, ये सभी सेक्टर, प्रथम, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है, चतुर्थक, पंचम क्षेत्र, ठीक है, चाहे वो ब्लू कॉलर वाले जॉब वाले हों, वाइट कॉलर वाले जॉब वाले हों, गोल्डन कॉलर जॉब वाले हों, ठीक है, हम सभी का कॉलर खोलेंगे आने वाले समय में, सबके बारे में बताएंगे, ठीक। तो रेड कॉलर वाले जॉब वाले हों, इन सभी के बारे में अर्थव्यवस्था सबके बारे में बात करती है। देखिए विकसित देश हैं, तो विकसित देश क्या है, विकसित देश टोटल क्या है, वो मैक्सिमम टर्सरी सेक्टर पे हैं, और विकसित देश में करीब करीब आप देखिएगा प्रेजेंट टाइम में 38 देश जो हैं वो विकसित हैं, और उनका एक संगठन है, वो क्या है, OECD। OECD कब बना था, ये 1961 में बना, OECD 1961 में बना। G7 कब बना, बताइए, G7 कब बना था, 1975 में बना, और फिर उसके बाद इस तरह से समय पर समय संगठन बनते गए। देखिए G20 या G7 में, ये जो वैश्विक रूप से जब इनका ये ग्लोबल लेवल के जो विश्व आर्थिक मंच होते हैं, इनमें जो सम्मेलन में आप देखेंगे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट कंट्री के, जैसे G20 में आप देखेंगे, तो उनकी जो खड़े रहने का क्रम होता है, वो क्रम भी देश के विकास के हिसाब से होता है कि आपने देश की जनता को, वहाँ की जनता को कितनी मूलभूत सुविधाएं हैं, ठीक है, पर कैपिटा इनकम क्या है, वो कितना विकसित है, उस हिसाब पे उन पे रखने का कदम होगा। ऐसा नहीं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, आप कभी देखिएगा मोदी जी को, तो वो G20 में वो कहाँ खड़े हैं, ठीक। तो ये रिप्रेजेंट, ये हमारी वर्तमान की स्थिति को बताता है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की, जो हम बात कर रहे थे। 24 जुलाई 1991 को जो मिक्स्ड इकोनॉमी आई, तो मिक्स्ड इकोनॉमी तो आई थी महालनोबिस जी के समय, हमने आपको बता दिया कि 80% 20% का रेशियो वहीं कर दिया गया था। 20% जो निजीकरण किया गया था उन्हीं के समय स्टार्ट हो गया था। उसके बाद महालनोबिस जी के बाद 24 जुलाई 1991 को क्या हुआ, ठीक है। विदेशी से पूछेंगे कि देश कब आज़ाद हुआ, अगर, क्योंकि उसके लिए तो आज़ाद तब हुआ ना जब वो फील्ड आ सके, तो उसके लिए यही दिन सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस दौरान क्या हुआ, LPG लाया गया, ठीक, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। LPG मतलब नियमों का सरलीकरण किया गया, नियमों का सरलीकरण। अब ये नियम क्या थे, ये उदारीकरण में आ जाएगा। प्राइवेटाइजेशन में क्या करेंगे हम, आंतरिक नियमों का सरलीकरण करेंगे, आंतरिक नियमों का सरलीकरण करेंगे। और ग्लोबलाइजेशन में करेंगे वैश्विक नियमों का, वैश्विक लेवल पे वैश्विक नियमों का सरलीकरण करेंगे।
तो इस हिसाब से ये एलपीजी का इंट्रोडक्शन हुआ। उसी तरह से सेज लाया, 2000 में सेज लाया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और पीपीपी मॉडल जो लाया गया वो 2005 में लाया गया। तो अगर इसमें देखिए तो सेज है 2000 में, पीपीपी मॉडल 2005 में, मतलब समय दर समय मॉडल लाए गए हैं। जैसे एक नेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जोन है, मैन्युफैक्चरिंग जोन, ये लाया NIMZ, ये लाया गया है कब? NIMZ ये 2011 में लाया गया, ठीक। उसके बाद स्टार्टअप 2016 में, 2015 में क्या लाया? मेक इन इंडिया, क्योंकि इसको मिटा दे रहे हैं। मेक इन इंडिया कब आया? मेक इन इंडिया 2015 में। स्टार्टअप इंडिया कब आया? 2016 में। वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत है, PLI है, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत ये 2020 में। और PLI क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये भी 2020 में लाया गया। तो ये सभी जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो कि लाए गए 24 जुलाई 1991 के बाद, ठीक, केवल क्या है? नियमों के सरलीकरण के लिए लाए गए, ठीक। क्योंकि हम लोग अब हमारी अर्थव्यवस्था बाहर के लिए ओपन हो रही है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर, PLI, ये प्रेजेंट टाइम में जो राइजिंग इकोनॉमिक सेक्टर हैं, वर्तमान में 13 सेक्टर हैं जहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की बात कही गई है, ठीक। अब की बार की बजट में, बजट के सेशन में इसके बारे में डिटेल में बताया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, ये सभी चीज़ें। तो 24 जुलाई 1991 को क्या हुआ? हमारा अब हमारी अर्थव्यवस्था विदेशों के लिए, अन्य देशों के लिए भी ओपन होने लगी। पहले हम बंद इकोनॉमी थे। क्यों थे? देखिए, कहीं ना कहीं हमारा ये डर था कि अगला आएगा, अगर हमसे कोई ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक विदेशी कंपनी थी। पर जैसे एप्पल है, फेसबुक है, जोमेटो है, अलीबाबा, हमारा बाबा नहीं है, वो चाइना का बाबा है, ठीक है। अलीबाबा, अमेज़न, ये सभी कंपनियां क्या हैं? सभी विदेशी कंपनियां हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक विदेशी कंपनी थी जो आई, फिर समय दर समय चार्टर एक्ट बनाते हुए फिर उन्होंने एक तरह से हम लोग पर नियमों की तरह से हमारे ऊपर शासन करना शुरू किया और हमारा दोहन करने लगे, ठीक। कॉलोनाइजेशन में यही हुआ है, वो हिस्ट्री का टॉपिक है। तो कहीं ना कहीं हम इसी मानसिकता से ग्रसित होने के कारण अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर दिए, ठीक, कि हम जो करेंगे अपने संसाधन, अपनी चीज़ों की यूटिलाइजेशन के बेसिक करेंगे, बाहर से हम कोई भी चीज़ें नहीं लेंगे, ठीक। पर अब की बार ये चेंज किया गया। इकोनॉमी में देखिए 3 चीज़ होती हैं। जैसे इकोनॉमी में बता रहे हैं, ये इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, रुकिए इसको मिटा दिया जाए। इकोनॉमी में जब भी आप बात करेंगे इकोनॉमी में, तो 3 चीज़ों की बात करेंगे। कौन सी 3 चीज़ें होंगी? पहला होगा प्रोडक्शन, ठीक। प्रोडक्शन के बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन। जब प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन किस में काउंट करते हैं? ये देखिए, पूरी इकोनॉमी ऐसे ही पढ़ेंगे हम। प्रोडक्शन बात करेंगे तभी हम किसकी बात करते हैं? GDP की बात करेंगे, NNP की बात करेंगे, GNP की बात करेंगे, ठीक है, एक्सेट्रा की बात करेंगे। दूसरी बात होती है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन हम किस हिसाब से करें? जब कोई चीज़ बन गई तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आप करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण किस हिसाब से करेंगे? जैसे एक योजना आई थी PDS स्कीम। PDS स्कीम कब आई? 1965 में। देन रिवाइज PDS स्कीम आई, ये कब आई? 1992 में। देन टारगेटेड PDS स्कीम आई, ये कब आई? 1997 में, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। उसके बाद एक आया अंत्योदय अन्न योजना। ये कब लाया गया? अंत्योदय अन्न योजना 2001 में लाया गया। और उसके बाद DBT लाया गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये कब लाया गया? 2013 में। UPI कब लाया गया? 2016 में। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये कब लाया गया? 2019 में, ठीक। तो ये सभी योजनाएं किसके लिए? सब्सिडी की योजनाएं भी हैं। ये सभी योजनाएं क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो आपको यही पढ़ना है। इकोनॉमी में जब आप बात करेंगे तो पहले तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर इन प्रोडक्शन सामानों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सपोज कीजिए कि जो राशन खाद्यान्न के सामान है, खाद्यान्न में क्या कौन चीज़ आती हैं? खाद्यान्न में दालें नहीं आती, सॉरी तिलहन नहीं आती। खाद्यान्न में क्या आती हैं? सीरियल्स एंड पल्सेस, ठीक। अनाज और दाल, यही 2 चीज़ें खाद्यान्न में आती हैं। तिलहन खाद्यान्न में नहीं आएगी, इसको नोट कीजिएगा।
तो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे पीडीएस सिस्टम, रिवाइज पीडीएस सिस्टम, टारगेटेड पीडीएस सिस्टम, अंत्योदय अन्य योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यूपीआई यूनिवर्सल पेमेंट इनकम है, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये सभी चीज़ें टाइम पे फिर लाई गई। ठीक, उसके बाद अब बात करते हैं जैसे अब जीडीपी। अच्छा, जीडीपी का कॉन्सेप्ट किसका है? वर्ल्ड लेवल पे अगर देखेंगे तो जीडीपी का कॉन्सेप्ट किसका है? एक है साहब, उनका नाम है विलियम पेटी। विलियम पेटी का ये कॉन्सेप्ट है जीडीपी का। और अब वर्तमान में जो जीडीपी हम काउंट करते हैं वो किसके हिसाब से बात काम करते हैं? उसके पीछे नाम है साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स जी, उनका कॉन्सेप्ट है जीडीपी में वर्तमान में जो हम बात करते हैं। देखिए, साइमन कुजनेट्स जी ने कॉन्सेप्ट दिया था, वो दिया था 1929-1930 की जब देश में मंदी आई थी। तो 1930-29 की जो मंदी आई थी उस दौरान ये कॉन्सेप्ट आया था। उसी दौरान हमारे यहाँ असहयोग आंदोलन भी चला था। ठीक, महात्मा गांधी जी ने सोचा कि अब वहाँ पे मंदी है, वो खुद संकट में घिरे हुए हैं, तो जब दुश्मन ऐसा उनका वैसे सोच नहीं था, वो इस चीज़ को कभी ये नहीं करते थे कि जब कोई अगर परेशानी में है तो उसका कोई उस पर हम और प्रेशर डाल के अपना काम कर सकें। बट स्ट्रेटजिकली जो रणनीतिक स्ट्रेटजी है वो यही कहती है, ठीक है ना, कि जब अगर विदेशी, जब कोई दुश्मन वो आपका खतरे में है, वहाँ पे मंदी थी, तो हम अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ प्रतिरोधात्मक व्यवस्था कर सकते हैं। तो हमने असहयोग आंदोलन 1929-30 महामंदी के दौरान ये रन किया गया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मॉडल्स की। तो मॉडल्स प्लानिंग कमीशन की बात हो रही है। तो इकोनॉमी में हम प्रोडक्शन की बात किए, देन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन होगा, देन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर क्या होगा? उसका कंजम्पशन होगा। कंजम्पशंस की बात करते हैं, ठीक है। आप लोग समझ में आ रहा है? हो सकता है कि आप लोग इसको देखते हैं कि हमने केवल आपको प्लानिंग की तरफ हम लेकर के आ रहे हैं। अब हम मॉडल पे आ गए हैं। ठीक, हमारा मेन कॉन्सेप्ट था आपको मॉडल की ओर लाने का। ठीक, मॉडल के लिए जो पहला मॉडल है वो क्या है? हेराल्ड डोमर मॉडल। ये मॉडल क्या था? इसमें ये इन्वेस्टमेंट मॉडल था। ये क्या था? ये इन्वेस्टमेंट मॉडल था। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की गई। किस सेक्टर में? एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे आप सिंचाई पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक, आप उर्वरक पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, मतलब कुल मिलाकर के हमें एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है वो हमें आपको बढ़ाना है। तो ये केवल हेराल्ड डोमर मॉडल इन्वेस्टमेंट मॉडल था एग्रीकल्चर सेक्टर का, ठीक है। तो ये पॉजिटिव भी रहा। 1951 कब से कब तक रहा? ये 1951 से लेकर के 1956 तक रहा। दूसरा मॉडल जो आया वो प्रशांत महालनोबिस जी का इसमें योगदान था। प्रशांत महालनोबिस जी, ठीक है। ये बहुत बड़े सांख्यिकी जानकार थे, ठीक। तो इनका ये मॉडल था सेकंड मॉडल में। इस मॉडल में क्या कहा गया कि अगर इसको आप काउंट करें तो ये कब से कब तक था? ये था 1950 से लेकर के 1991 तक। हाँ, सही कह रहा हूँ मैं, 1950 से लेकर के 1991 तक इस मॉडल का इम्पैक्ट था, ठीक। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इसने हमारा लॉस भी बहुत किया है। सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। आज हम देखेंगे कई प्लान इसमें क्या हो गए? धड़ाम गिर गए, उनकी जो ग्रोथ रेट वो डाउन हुई, ठीक। इसके बाद इसमें जो इराक युद्ध भी बीच में आ गया था, ठीक। रोलिंग प्लान भी आए थे। रोलिंग प्लान किसके समय आया था? रोलिंग प्लान आया था जयप्रकाश नारायण जी के समय आया था, ठीक। और इराक युद्ध आया था। तो ये सभी जो सत्र थे ये प्रशांत महालनोबिस जी के समय ये मॉडल था। तो इसमें ये कहा गया कि ये इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों को हम लेके चले थोड़ा बहुत, पर निजी को हमने सीमित कर दिया, 20% कर दिया था। और कहीं ना कहीं ये सीमा बांधना हमारे लिए हानिकारक था। पर हम पुराने औपनिवेशिक शासन से जो हमने सीख लिया था, हमारी मानसिक प्रबुद्धि के हिसाब से हम वहाँ पे उस सीमा को बांधने के लिए कहीं ना कहीं हम मजबूर भी थे, ठीक।
क्योंकि हमारा ये मानना था कि विदेशी कंपनी आएंगी, हम पे फिर से अधिपत्य स्थापित कर लेगी, हमने उसका रास्ता बंद कर रखा था। तो प्रशांत महालनोबिस जी का जो मॉडल था वो 1950 से लेकर के 1991 तक लमसम इम्पैक्ट चला। 1991 में आप देखिए क्या हुआ, 1991 में चला राव मनमोहन मॉडल, राव मनमोहन मॉडल, ये आया 1991 में, 24 जुलाई 1991 में। ये क्या था, LPG का मॉडल, ठीक है। लिबरलाइजेशन हुआ, और ये लिबरलाइजेशन जब हुआ आंतरिक इंटरनल क्षेत्र में आंतरिक हुआ तो इसे हम क्या कहें, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कीजिए। और वैश्विक रूप पे इस पे क्या कहेंगे, वैश्विक तौर पे, तो वैश्विक तौर पे क्या करेंगे आप, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो एक ये जो लिबरलाइजेशन था मतलब उदारीकरण, ये उदारीकरण का जो मॉडल आया ये 24 जुलाई 1991 को आया, ठीक। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के रिजिम में ये मॉडल लाया गया था। और ये मॉडल कब तक चला है, 1991 से लेकर के 2017 तक। 1991 से लेकर के, देखिए इसमें बीच बीच में कई लोग आए हैं, पर मेन इम्पैक्ट यही था। 1991 से लेकर 2017 तक यही मॉडल चला है। हमने जब समय दर समय क्या किया कि बाहर के लिए अपने रास्ते ओपन करते गए। जैसे बीमा क्षेत्र में देखिए प्रेजेंट टाइम में 49% से लेकर के 74% FDI कर दिया गया। डिफरेंट सेक्टर, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, विनिर्माण का क्षेत्र सेक्टर हो, रक्षा का सेक्टर हो, सब जगह अंतरिक्ष अनुसंधान के सेक्टर्स हो, सब जगह हमने FDI को थोड़ा थोड़ा खोला है। अब हम विदेशिक जो निवेश है उसको आकर्षित करना है, तो एक तरह से हम लोग वैश्विक अर्थव्यवस्था के पार्ट हो चुके हैं। तो ये 2017 तक ये मॉडल चला। 2017 में फिर चेंज हुआ, और 2017 में अब ये बात कही गई कि हम आगे से अब चेंज होकर अब हम नीति आयोग पे आएंगे, ठीक है। वहाँ पे न्यू इंडिया मॉडल की बात शुरू करेंगे। न्यू इंडिया मॉडल क्या है, न्यू इंडिया मॉडल जैसे आत्मनिर्भर भारत, ये तो तीसरा, और चौथा स्टेप अब आपका आ गया है न्यू इंडिया मॉडल। न्यू इंडिया मॉडल क्या है, न्यू इंडिया मॉडल 5 पिलर मॉडल है। 5 पिलर मतलब 5 विचारक हैं, ठीक। 5 विचारक कौन कौन से, तमिल कबीर, तिरुवल्लुर, महात्मा गांधी जी, विवेकानंद जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, और असम के विचारक शंकर देव जी। इन सभी के विचारों पे एक न्यू इंडिया मॉडल बनाया गया है, 5 पिलर मॉडल है। अब इसमें कुछ चीज़ें स्टेप हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, कि हमें स्वयं में आत्मनिर्भर होना है। वह नवाचार और अनुसंधान के बेसिस पे भी स्टार्टअप्स, मतलब जो भारत एक सबसे बड़ा राइजिंग इकोनॉमी के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI, तो PLI, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, ये सब किसका इनिशिएटिव है, न्यू इंडिया मॉडल का है, ठीक। तो इसके बारे में हम बताएंगे क्या डिफरेंसेस हुई पहले जैसे पुराने जो प्लानिंग कमीशंस थे उनमें, और वर्तमान में जो प्लानिंग कमीशन है वो क्या कह रहे हैं, उसमें मतलब आप क्या प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या डिफरेंसेस आप पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि हेराल्ड डोमल मॉडल जो था एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट था, ये पॉजिटिव था। बाद में आप मॉडल देखेंगे तो फिर निगेटिव रहा। हाँ, 1962 में यहाँ पे आपका इंडो चाइना वार हुआ, 1965 में आपका इंडो पाक वार हुआ, ठीक है। हमारे 1966 में बीच में एक बार काफ़ी अकाल भी पड़ा। तो ये सब कई चीज़ों को एक्युमुलेट करते हुए हम लॉस में हुए। इराक युद्ध हुआ, खाड़ी युद्ध जिसे कहते हैं, ठीक। परंतु उसके बाद 1991 में जब LPG मॉडल लाया गया 24 जुलाई 1991 को, तो LPG मॉडल मतलब लिबरलाइजेशन किया, उदारीकरण किया गया आंतरिक क्षेत्र पे, वैश्विक तौर पे। तो जब नियमों का सरलीकरण ही उदारीकरण कहलाता है। आंतरिक क्षेत्र में तो उसे निजीकरण कहेंगे, और वैश्विक क्षेत्र पे कहेंगे तो वैश्विक क्षेत्र के लिए करेंगे तो उसे ग्लोबलाइजेशन करेंगे। और ये आपका 2017 तक चला। 2017 के बाद 5 ईयर प्लान बंद हो गया। देखिए, कहने को तो सरकार 2014 में मोदी सरकार आ चुकी थी, हम उसी समय ही 5 ईयर प्लान को ब्लॉक कर सकते थे, बट हमारा कार्य बजट के हिसाब से होता है और ये ईयर टू ईयर ये रन करता है। तो वो 2012 से 17 तक का एक हमारा 5 ईयर प्लान ऑलरेडी रन कर रहा था, तो हम उसे 2017 के पहले हम उसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते थे क्योंकि वो 1 साल का था। नीति आयोग, उसके बाद फिर नीति आयोग आता है, न्यू इंडिया मॉडल आता है, 5 पिलर पॉलिसी पे ये वर्क करता है। देखिए, अब 2022 तक हमें क्या करना है। 2022 तक हम कह रहे हैं कि हम हंगर को ख़त्म कर देंगे, भूखमरी को ख़त्म कर देंगे। 2022 तक हम कुपोषण को ख़त्म कर देंगे। 2030 तक हम लोग क्या करेंगे, गरीबी को ही ख़त्म कर देंगे। तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, संसाधन का यूज करना पड़ेगा। संसाधन तक नीचे, अब टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक सब लोगों तक पहुँचे, तब जाके गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी,
ठीक, कुपोषण, ये सब चीज़ें खत्म होगी। तो इसके लिए मॉडल क्या यूज करेंगे? प्लानिंग कमीशन में इसी की बात होती है कि हम मॉडल क्या यूज करेंगे। मॉडल क्या होगा, उसका लक्ष्य क्या होगा, उसकी अचीवमेंट होगी, कैसे होगा, ये मॉडल कैसे कार्य करेगा। ठीक है, तो हम अब बात करेंगे, ये इन टॉपिक को नोट कर लीजिएगा। ये अभी तक हमने आपको बताया कि मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस से लेकर करके अब तक हम जो प्लानिंग करते हुए आए हैं, उस प्लानिंग में हम कहाँ तक पहुँचे हैं, वो क्यों की गई, ठीक, और उसके क्या पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट थे, जिसके कारण कि 5 ईयर प्लान को बंद करके अब हम न्यू इंडिया मॉडल पे प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, नीति आयोग पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बीच के स्टेप्स में जो पुराने जो 5 ईयर प्लान थे, उनके लक्ष्य क्या थे, उनकी चुनौतियां क्या थी, वो क्यों सफल हुए, क्यों असफल हुए, कौन कौन से प्लान थे जो सफल हुए और कौन कौन से ऐसे प्लान थे जो कि असफल हुए। ये डायरेक्ट फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, इनको बताएंगे। फिर आपको नीति आयोग के बारे में बताएंगे और नीति आयोग का वर्तमान जो उसका कार्यकारी परिषद का स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर को फिर से देखिएगा। नमस्ते।